क्या क्वेश्चन है ये? इन्होंने बोला है ट्रू एंड फॉल्स आप ढूंढ के बताओ। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इवन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। ट्रू एंड फॉल्स बताना है इसका। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले समझ के लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखो सिचुएशन ऐसी है कि मान लो आप हो और आप दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे दीवार है और आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो और सपोज वो दीवार मूव नहीं होती है, दीवार मूव नहीं होती, तो क्या हम इसको वर्क डन बोलेंगे? तो इसको वर्क डन हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वर्क हुआ क्या यहाँ पे? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आपका जिस चीज के ऊपर आप वर्क कर रहे थे वो मूव नहीं हुई, तो इसलिए वर्क डन क्या बोलना पड़ेगा? जीरो बोलना पड़ेगा। तो वर्क हमको मिलता कैसे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है। मतलब फोर्स लगाना चाहिए आपने और उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब जाके आप उसको बोल सकते हो कि वर्क डन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस बक्से के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, कुछ डिस्टेंस कवर होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि चलो ठीक है फिर इसके ऊपर वर्क हुआ है। लेकिन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो फिर आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? वर्क डन एज जीरो ही लिखना पड़ेगा। ठीक, ओके। सो एक बार इसका आंसर क्या होगा फिर इसका देख लेते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स अप्लाई किया एंड इवन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। ओके, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसी है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसी है? जीरो है। ओके, तो तब वर्क डन हो गया ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो नहीं बोल सकते। बराबर है। फोर्स अप्लाई हुआ है क्या? यस। डिस्प्लेसमेंट हुई है क्या? डज नॉट मूव, डज नॉट मूव का मतलब होता है एस की वैल्यू जीरो है भाई। ओके, एस की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन भी क्या आएगा? जीरो आएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इट इज फॉल्स, अ बिग फॉल्स। ऐसा क्यों? व्हाट इज आवर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? ओके, एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल। वर्क डन इज गिवन बाय, किससे मिलता है वर्क डन? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही है। ओके, W इज इक्वल टू एफ इनटू एस। सही है। लेकिन अपना डिस्प्लेसमेंट कैसा है इस केस में? जीरो। तो वर्क डन भी कितना आएगा? जीरो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसा लिए तुमने? इसका रीजन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज ऑब्जेक्ट डजंट मूव, है ना? ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा ना इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये हमारा क्या है? एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, वर्क इज डन only when a force causes displacement of an object. If the object does not move, the displacement is zero and hence no work is done. ठीक है, तो अगर वर्क तभी बोल सकते हैं अगर फोर्स लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट हो। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो फिर आंसर क्या आएगा? फिर जीरो ही आना है आपका, राइट? ओके, क्या क्वेश्चन है? इन्होंने बोला है लिफ्टिंग अ बकेट वर्टिकली अपवर्ड रिजल्ट्स इन पॉजिटिव वर्क डन ऑन द बकेट। तो ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव वर्क हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज ये एक पर्सन है और ये बकेट को लिफ्ट कर रहा है, हाथ से करो या कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता है, उस बकेट को क्या कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है। अब पॉजिटिव वर्क कब होता है पहले वो समझ के ले लो। पॉजिटिव वर्क तब होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और नेगेटिव वर्क कब बोलेंगे? इफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा में जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पर्सन इस रस्सी को खींच रहा है ना? रस्सी को खींच रहा है, तो रस्सी को जब वो खींचेगा, ये एरो गलत हो गया है। ये रस्सी को जब वो खींचेगा अपनी तरफ तो क्या होगा? ये बकेट, ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ अप्लाई होगा। ये रस्सी में फोर्स कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स। ये हो गया फोर्स। फोर्स अभी कौन से डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पर्सन उसको खींच रहा है। फोर्स तो ऊपर की तरफ है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है ना, ये बकेट किधर जा रहा है? बकेट भी ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड्स है, फोर्स भी अपवर्ड्स है, सेम डायरेक्शन, मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। फिर अगर आप हाथ से भी उठाते हैं, हाथ से भी उठाते हैं,
तो आप फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ, तो कौन सा बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क बोलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर, लिफ्टिंग अ बकेट वर्टिकली अपवर्ड रिजल्ट्स इन द पॉजिटिव वर्क डन ऑन द बकेट। तो ये एग्जैक्टली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिस इज ट्रू, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है क्या ज्यादा, नहीं, है ना, लेकिन फिर भी इफ यू वांट हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ओके क्या एक्सप्लेनेशन देंगे इसका, एक्सप्लेनेशन ये देंगे हम, while lifting the bucket while lifting the bucket both the applied force and displacement are in the upward direction, are in the upward direction, correct, hence work done on the bucket is positive। ओके ये हो गया कि आपका जब आप लिफ्ट कर रहे हो बकेट को तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों का अपवर्ड है, इसलिए वर्क डन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। ओके तो लेकिन आपको अगर कंडीशन लिखनी है, पॉजिटिव वर्क कब बोलते हैं, नेगेटिव वर्क कब बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। ओके पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे, work is said to be positive, work is said to be positive when when force and displacement are in same direction, are in same direction, same direction में अगर है तो पॉजिटिव वर्क बोलते हैं उसको। और वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको कौन सा वर्क बोलना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क बोलना पड़ेगा। ओके यहाँ पे देखो, द एसआई यूनिट फॉर बोथ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। एसआई यूनिट क्या है, वर्क और एनर्जी का जूल है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बता दो, ऐसा बोल। तो देखो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि क्या ऐसा है भी। आंसर तो उसका पक्का सही है, उसका आंसर पक्का क्या है, करेक्ट है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी जूल, पक्का जूल है। लेकिन क्यों है वो देख लो। सपोज मान लो तुम बैग को उठा रहे हो, ठीक है, बैग को क्या कर रहे हो, उठा रहे हो, तो उसको तो हम लोग जूल में मेजर करेंगे, राइट। आप फोर्थ ऊपर की तरफ लगा रहे हो और डिस्टेंस बैग को भी उठा के रख रहे हो, तो ऐसा। नाउ बैग हैज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अगर आपने बैग को उठा के कहाँ पे रख दिया, इस टेबल के ऊपर रख दिया, राइट। तो आपने जो काम किया है, आपने जो काम किया है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब इस बैग के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इन द सेंस आपने जो काम किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो लॉजिक ऐसा है कि आपका काम जो है वो हमेशा क्या करता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क। आपकी काम करने की जो आपकी स्टेटस होती है, औकात होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, राइट। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसलिए एज वर्क इज गेटिंग कन्वर्टेड टू, सपोज एनर्जी, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और एनर्जी से आप काम भी कर सकते हो, राइट। जैसे कि मान लो आपको ये बैग उठाने के लिए कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा होगा ना, तो आपने एनर्जी लगा के, एनर्जी लगा के क्या किया, काम किया, और काम करके इस बैग को क्या दिया, एनर्जी दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और वर्क से एनर्जी हो रहा है, राइट। ओके तो इसलिए इसलिए दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। वर्क एंड एनर्जी का यूनिट इसलिए क्या है, सेम है। व्हाई इट इज सेम, बिकॉज दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू ईच अदर। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन द फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, सही है। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो गया ना इसके अंदर, बैग के अंदर आपने इसके ऊपर काम किया, बैग के ऊपर, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल, क्योंकि आपने उसको हाइट पे रखा था। एंड एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ना होती तो आप ये काम ना कर पाते, सही है। तो इसलिए एज दे आर इंटर कन्वर्टेबल, हम क्या बोलते हैं कि दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, सेम है, दैट इज जूल, है ना। दोनों का ऐसा यूनिट हम लोग सेम ही पकड़ते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क एनर्जी के अंदर और एनर्जी वर्क के अंदर। ओके तो इसको अपन लिखेंगे, आंसर क्या है इसका, ट्रू। आंसर इज वेरी मच ट्रू फॉर दिस। ओके और क्यों ट्रू है बाय द वे, व्हाई इज इट ट्रू। ओके तो हम लिखेंगे बोथ वर्क एंड एनर्जी are measured in the SI unit called joule,
है ना, जूल में हम लोग उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, सही है। ओके, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, वर्क का डेफिनेशन देते हैं, वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, सही है। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होती है जब कोई वर्क सपोज फोर्स लगा के कोई डिस्प्लेसमेंट होती है तो। एंड व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इसलिए एज दे आर इंटर कन्वर्टेबल, एज वन, एज दे आर इंटर कन्वर्टेबल एंड वन लीड्स टू अदर, वन लीड्स टू अदर, वर्क से एनर्जी हो रहा है और एनर्जी से वर्क हो रहा है, राइट। हेंस 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 वी कैन से बोथ क्वांटिटीज, both quantities, कौन से quantities, वही वर्क एंड एनर्जी have the same unit, same SI unit, that is joule। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, क्या है, अ मोशनलेस स्ट्रेच्ड रबर बैंड हैज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं बताना है, ट्रू और फॉल्स। देखो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी मिलता कैसा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। तो आपको ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या मिलता है, के, के मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या, किस चीज की जरूरत होती है, एम और वी की। व्हाट इज एम, एम इज नथिंग बट मास, एंड व्हाट इज वी, वी इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, मास एंड वेलोसिटी, तब जाके काइनेटिक एनर्जी आपको मिलती है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने एग्जाम्पल किस चीज का लिया है, एग्जाम्पल लिया है इन्होंने रबर का, है ना, अब मोशनलेस स्ट्रेच्ड रबर, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर रहा, मोशनलेस है आपके हाथों में बस, और क्या उसको काइनेटिक एनर्जी है। देखो अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो, ठीक है, इसको स्ट्रेच करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे अभी उसको दो हाथों में क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो मूव हो रहा है क्या, नहीं मूव हो रहा। अगर मूव नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो अगर वेलोसिटी हमने जीरो पुट कर ली तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि अपना आंसर होगा फिर वो हाफ mv स्क्वायर और फिर हाफ m, और वेलोसिटी की वैल्यू तो जीरो ले रहे हो आप। ओके, तो समथिंग इनटू जीरो क्या होगा, जीरो, तो जीरो जूल होगा, बराबर है। वेलोसिटी की जगह पे आपने, वेलोसिटी की जगह पे अगर जीरो डाला, क्योंकि मोशनलेस है, मोशनलेस मतलब वेलोसिटी जीरो, मूव नहीं हो रहा, वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो क्या रबर, ये मोशनलेस स्ट्रेच रबर बैंड के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो नहीं है, तो इट इज फॉल्स, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है भाई साहब के पास। तो कौन सी एनर्जी है, उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसको रिलीज करते हो तो जोर से हाथ को लगता है, राइट। तो ये शेप जो आप चेंज करते हो ना, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इट हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन रिलीज स्टोर्ड एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इसको छोड़ते हो, हाँ, तब जाके वो कन्वर्ट होगा पोटेंशियल टू काइनेटिक, क्योंकि वो मूव होने वाला है ना तब। लेकिन फिर जब तक वो स्ट्रेच्ड है, जब तक वो स्ट्रेच्ड है, जब तक वो मोशनलेस है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। छोड़ने के बाद काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, राइट। बट फिलहाल उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा फिर हमारा, अ मोशनलेस स्ट्रेच रबर हैज काइनेटिक एनर्जी, सही है क्या, नहीं, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। ये तो हमारा आंसर क्या है इसका, गलत है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, अपन फॉल्स लिखेंगे, और रीजन क्या लिखेंगे, व्हाट इज आवर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ओके, तो एक्सप्लेनेशन हमारा कुछ ऐसा होगा, हम लिखेंगे मोशनलेस स्ट्रेच्ड रबर band, it does not, it does not have kinetic energy because it is not moving, है ना। मोशनलेस स्ट्रेच रबर डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा है, राइट, उसकी वेलोसिटी जीरो है, इट्स वेलोसिटी जीरो, एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। वेलोसिटी जीरो होने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है। बट इट पोजेसेस कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, which is due to its stretched condition, सही है। उसके अंदर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हाँ, तो वो आप लिख सकते हैं। यहां पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है शॉर्ट में काइनेटिक का, तो वो भी आप लिख सकते हैं। सपोज काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, हाफ mv स्क्वायर,
और वेलोसिटी तो आपकी 0 है, राइट? तो हाफ एम वी का वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है। 0 इंटू 0 इज 0 एंड एनी नंबर इंटू 0 इज 0। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ रही है यहाँ पे? 0 आ रही है। तो इसके पास है नहीं, है ना, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, 0 जूल आ रहा है। तो स्ट्रेच रबर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? नहीं होती। आंसर इज फॉल्स। उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन है कि एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ट्रू है और फॉल्स है, कि आपको ये बताना है। देखो, अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का एक एग्जांपल लेता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर आप बल्ब को लगाते हो तो आप उसको क्या प्रोवाइड कराते हो? इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल अपन ने हाथ में बताया है, लेकिन मतलब तुमको पता है ना बल्ब कैसे शुरू होता है? इलेक्ट्रिसिटी देने से, राइट? जब इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो तो बल्ब क्या जनरेट करता है? लाइट एनर्जी जनरेट करता है और हीट एनर्जी भी जनरेट करता है। मतलब इन शॉर्ट, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट में भी कन्वर्ट हो गई और हीट में भी कन्वर्ट हो गई, राइट? कन्वर्जन तो एक सिंपल, मतलब कोई भी आप डिवाइस ले लो, कोई भी चीज ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, अगर वो एनर्जी के साथ डील कर रहा है तो एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है। अब जैसे कि बो का ले लो, स्ट्रेच्ड बो में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। लेकिन आप उसको अगर छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक में। तो ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं जहां पर एनर्जी का कन्वर्जन एक में से दूसरे में होते रहता है। अगर कोई बॉल भी नीचे गिर रहा है सपोज, तो हाइट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब वो नीचे गिर रहा है तो उसके पास को ये आता है, वेलोसिटी आता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना? तो स्ट्रेच रबर के पास भी क्या होता है? स्ट्रेच रबर के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब उसको रिलीज करते हो तो किसमें होता है कन्वर्ट? काइनेटिक एनर्जी में। फैन का एग्जांपल देख लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसके पास, है ना? जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तब वो गोल गोल घूमना शुरू करता है और फिर वो हवा देता है हमको। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल में। मैकेनिकल मतलब ही किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी की। तो मतलब इन शॉर्ट, अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर एनर्जी का कन्वर्जन होते रहता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर? एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। चेंज हो सकती है क्या फिर? यस, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन लाइफ। पक्का चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे? बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े शब्दों में आंसर लिखेंगे ट्रू। और एक्सप्लेनेशन के नाम पर क्या 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 लिखेंगे अपन? ओके, तो एक्सप्लेनेशन के नाम पर हम लिखेंगे एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना? एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स। बराबर है, जब एक ऑब्जेक्ट कोई नीचे गिरता है तो आपका किसमें से किसमें कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। एंड और एक एग्जांपल देंगे, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसा ही हुआ था ना इलेक्ट्रिक बल्ब में, हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी थी और इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो गई थी? लाइट और हीट में कन्वर्ट हो गई थी। तो एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक बल्ब। Okay, so that is our answer.